ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है जिसका नाम जिया है, जो कि खाने का स्टॉल लगाई होती है। यहाँ पर दो कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है। फिर जिया का दोस्त जिया से बोलता है कि तुम घर जाओ, लेकिन वो मना करती है। तब वो कहता है कि तुम बहुत अमीर हो फिर भी ये सब कर रही हो। तब वो वहाँ से जाने से मना करती है। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है जो बताती है कि उसके पापा ने उसे बहुत मारा है और उसे बाथरूम में बंद करके रखा है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकलती है। फिर आगे का सीन हम देखते हैं कि हम उसकी बेटी को अस्पताल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी का ऑपरेशन होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी दो पसलियाँ टूट गई हैं। फिर जिया अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। फिर जिया अपने फ्लैट पर जाती है और वो वहाँ अपने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं हो पाता। फिर उसे अंदर से आवाज़ आती है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ होता है। तभी यह आवाज़ सुनकर उसे झटका लगता है। फिर वह दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। फिर उसका हस्बैंड गेट खोलता है और बोलता है चिल्लाओ मत। फिर जिया कॉलर पकड़ के बोलती है तुम इंसान हो या जानवर, तुम बहुत ही गंदे इंसान हो, तुमने मेरी बेटी को जान से मार डाला। फिर वहाँ पर वह लड़की आ जाती है जिसके रूम में उसका हस्बैंड था। वह लड़की आकर बोलती है कि इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, जैसे कि ये किसी स्टोर से आ रही हो। फिर जिया अपने हस्बैंड से बोलती है तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए ये सब कर रहे हो। फिर जिया का हस्बैंड जिया से बोलता है कि तुम 6 साल पहले जिसके साथ फिजिकल हुई थी वो मैं नहीं, कोई और था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं, हमारा मेल लीड वांग होता है। फिर जिया का हस्बैंड जिया को बताता है कि उसने मुझे 5 मिलियन दिए थे ताकि मैं ये बात किसी को न बताऊं। फिर वो लोग उससे ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया वहाँ से चली जाती है बिना पेपर पर सिग्नेचर किए। फिर हम देखते हैं कि वो बारिश में भीग रही होती है। फिर वो अपने पापा के पास कॉल करती है और बोलती है कि पापा मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर हम वांग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर एक धमकी भरा मैसेज आता है और फिर वह अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर के जाता है। तब हम हमारी जिया को देखते हैं जो कि अपने पापा से बात कर रही होती हैं और बोलती हैं कि पापा मैं ठीक हूँ, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आ सकती, उसकी ठीक होते ही मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। फिर हम देखते हैं कि जिया का हस्बैंड और वह लड़की अस्पताल में जिया की बेटी के पास होते हैं और जिया का हस्बैंड बोलता है कि मैंने इसे 8th फ्लोर से नीचे गिराया था फिर भी ये बच गई। फिर वह लड़की बोलती है कि अगर ये उठ गई तो जिया तुम्हें जान से मार देगी। फिर जिया का हस्बैंड बोलता है कि मैं इसे मार देता हूँ, लेकिन वह उसे मारने में थोड़ा सा झिझकता है। लेकिन फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम इसे मार दो। जिसके बाद वह बच्ची को मारने लगता है उसका चेहरा दबाकर। तभी यहीं पर जिया डॉक्टर के साथ आ जाती हैं। जिया ठीक करके जब जाती हैं, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड हाथ खड़े करके कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में दे करके जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद उसके बच्चे का ऑपरेशन हो रहा होता है तो जिया बाहर होती हैं और अपने पति को एक थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। इससे उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती हैं और जिया उसे भी एक थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद जिया बोलती हैं कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ये दोनों जिया से झगड़ा करने लगते हैं, वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जिया का दोस्त आ जाता है अपने दोस्तों के साथ, जिनको देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं। पति की जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम लोग हो कौन? तो वो लोग कहते हैं कि हम चारों इस शहर के अमीर लोग हैं। फिर वो लोग अपनी पहचान देते हैं, जिस पर वह लड़की उन्हें पहचान जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी रास्ते में अगर तुम उस लड़की को चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे वापस कर देती हूँ। और फिर वह उसे जिया को धक्का दे देती है। फिर जिया का दोस्त उसे पकड़ लेता है। चारू, जिया का हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है उसके ऊपर हाथ उठाने की और उसे धक्का देने की। क्या तुम लोगों के पास कोई तमीज़ नहीं है, किसके साथ कैसे पेश आना होता है? फिर जिया का हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं यहाँ परिवार की बहुत ही ज़्यादा अमीर बेटी हूँ। फिर हस्बैंड बोलते हैं कि मैं भी एक बहुत ही अमीर परिवार से हूँ और मैं तुमसे नहीं डरता। जिस पर जिया बोलती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर जिया अपने गार्ड को बोलती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा मारो। फिर वह लोग उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते हैं। इसके बाद ये दोनों ज़मीन पर पड़ जाते हैं। इसके बाद जो जिया का हस्बैंड होता है वह बोलता है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जिया अपने हस्बैंड के पैर पर अपने पैर से मार देती है। फिर बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद वो कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि मेरी बेटी का असली बाप कौन है। जिसके बाद जिया का पति अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता है और तभी यहाँ पर जिया के पापा आ जाते हैं जो कि व्हील चेयर पर होते हैं
उनके आते ही वो चारों लड़के उन्हें हेल्लो बोलते हैं क्योंकि ये चारों जिया के पापा के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद जिया अपने पापा को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पापा का पैर पैरालाइज्ड रहता है क्योंकि वो 5 साल से अपने पापा से मिली हुई नहीं रहती। तभी उनका असिस्टेंट बताता है कि इन्हें बीमारी हो गई है इसलिए इनके पैर खराब हो गए हैं। फिर उनके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही रोका था कि तुम उसके साथ शादी मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। जिस पर वो असिस्टेंट बोलता है कि सर ने पहले ही चेक करवाया था कि ये लड़का कैसा है, जिस पर पता चला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसलिए आपको शादी करने से रोक रहे थे और दूसरी जगह आपकी शादी फिक्स की थी, लेकिन आपने भागकर उससे शादी कर ली और अब आप देख ही रही हैं कि वो लड़का कैसा है। फिर जिया ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और अपने की पर पछताती है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने पापा के पास बैठ जाती है और कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे से गलती हो गई थी। जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हें खुश रहते हुए देखना चाहता हूँ। फिर जिया अपने पापा से उनकी आखिरी इच्छा पूछती है, जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि तुम दोबारा शादी कर लो। तब जिया बोलती है कि मैं किससे शादी करूंगी। फिर उसके पापा हमारे हीरो की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि तुम इससे शादी कर सकती हो, वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट कर दी गई थी लेकिन टम ने किसी और से शादी कर ली, लेकिन फिर भी इसने तुमसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ी। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने इसे बचपन से अभी तक देखा है। जिस पर जिया को डॉक्टर की बात याद आती है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची को ब्लड की ज़रूरत है, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव हो तो उसी का ब्लड ले सकते हो। जिस पर वो अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी बच्ची के असली बाप से ही शादी करूंगी, अब मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। इसीलिए वो अपने पापा से बोलती है, मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मैं गुस्ताखी की तरह उसके घर पर जाऊंगी और देखूंगी कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद मैं उससे शादी करूंगी। जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर जिया के पापा उन चारों लड़के के पास जाकर बोलते हैं कि मैं तुम चारों को एक मौका देता हूँ कि तुम उससे पटाओ और जो तुम लोगों में से पटाएगा मैं उसे अपने घर का दामाद बना लूँगा। फिर वो चारों खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ भी एक खड़ी लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि बड़े लोग अपना फेस नहीं दिखाते? क्या तुम बेवकूफ़ हो जो इस तरीके का सवाल कर रही हो? फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं मिसेस लू की भलाई के लिए बोल रही थी कि अगर वह हमें अपना फेस दिखाएंगी तो इसमें उनका ही भला है, क्योंकि ऐसे मास्क पहनकर कोई भी उनका रूप धारण करके आ सकता है। फिर मिस नो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मृण को बुलाओ। फिर वह उसके बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हें भी मेरा फेस देखना है? तुम यह मत भूलो कि लू परिवार ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया था। फिर मिस लू उसकी गर्लफ्रेंड से बोलती है कि मुझे लगता है कि आप दोषी हैं। फिर मिस लू बोलती है कि मैं तुम्हें बस एक मौका दे रही हूँ, यह हमारे लू परिवार की मान मर्यादा की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी या मेरी वजह से हमारे परिवार में किसी भी तरीके का कष्ट पहुँचे। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही सारे कांटे हैं। फिर उसके बॉयफ्रेंड शॉक होकर बोलता है कि कांटे कौन से, कांटे की बात कर रही हो? फिर मिसेस लू बोलती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, या तो तुम जीने के लायक रहोगी या तुम मरने के लायक रहोगी। फिर अपना मार्क्स उतार देती है और फिर हमें पता चलता है कि वह मिस लू नहीं बल्कि वह जिया होती है, जो देखकर उसके बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर के उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। फिर वहाँ पर साह आते हैं और बोलते हैं, मुझे यहाँ पर कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये वही लड़की है जो परेशानी खड़ी कर रही है, लेकिन ये वही लड़की है जो सबसे अमीर परिवार की बेटी होने का नाटक करने का दुस्साहस कर रही है, जो चीज़ों को गड़बड़ करने के लिए यहाँ आई है। फिर साह बोलते हैं, तो क्या हुआ? आप इसे जानती हैं? फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हम यहाँ वही लड़की हैं जो एक बदबूदार और मसालेदार स्टॉल लगाती थी, मैं आना चाहती हूँ और चीज़ों को और गड़बड़ करना चाहती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती हैं कि देखो ये सबसे अमीर आदमी हमारा सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और वह दोनों खुश हो रहे होते हैं। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने इन्हें टीवी पर देखा है, और फिर वह दोनों जाकर के उनके कदमों में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप हमारा साथ दीजिए, हम लोग परिवार का सहयोग दे रहे थे, लेकिन ये चारों दो परिवार को बर्बाद करने में सहयोग दे रहे थे और ये लोग लू परिवार के खिलाफ सबको भड़का रहे थे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आपको उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, उस कुतिया को मार दो। तुम चाहती हो कि मैं लू को सज़ा दूं? फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, फू अपने सुना या फिर आप मर चुकी हैं। फिर वह बोलती है कि इन चारों का क्या? फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि आप यहाँ क्यों नहीं आते और आप इनसे माफ़ी क्यों नहीं मांगते? तभी उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लगती है और बोलती है वह लोग डर गए हैं। फिर उसका बॉयफ्रेंड जल्दी जल्दी फ़ोन निकालता है और बोलता है कि मुझे इन चारों का फ़ोटो क्लिक करना है कि माफ़ी मांगते हुए कैसे लगते हैं। तभी वह चारों बोलते हैं, नमस्ते सर।
फिर वह उसका बॉयफ्रेंड देखकर ये शॉक्ड हो जाता है। फिर जिया बोलती है, पापा आप यहाँ पर क्यों आए? ये सुनकर वह दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि ये मेरी सबसे अमीर लड़की बेटी है? फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये असंभव है। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या ये सब झूठ है? फिर उसकी गर्लफ्रेंड उठकर बोलती है कि मैं इस सब को नहीं मानती, ये सब झूठ है। वो बोलती है कि मत सोचो कि तुमने एक एक्टर को बस आमंत्रित किया है और यह सब दिखावा बंद करो। फिर जिया के पापा बोलते हैं कि मैं लू परिवार और वैन परिवार से सारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता हूँ। अब उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब ये लू परिवार के दुश्मन हैं। फिर वहां पर खड़ा एक लड़का बोलता है, इन दोनों को कौन लेना चाहता है? ये लोग तो बस बेड लक हैं। वहां पर खड़ी एक लड़की बोलती है कि तुमने इनको क्यों खाया? अब लू तुम मुझे झेलो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उठकर जिया से बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और अब तुम ही सब ठीक करोगी। फिर जिया अपने हस्बैंड से बोलती है कि ये आपके लिए हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट था, लेकिन आपने इसे खराब करवा दिया एक मिडिल क्लास लड़की के लिए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वहां से एक कांच का टुकड़ा उठाती है और जिया की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहां पर वॉन्ग आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर वह जिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर जिया उस पर हाथ उठा देती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? फिर जिया बोलती है कि मैं यहाँ से फ़ोन के लिए आई थी। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या तुम सच में एक अमीर परिवार से हो या फिर तुम सच में ही कुतिया लड़की हो? फिर वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड का पिता आ जाता है। फिर वह उसे बोलता है कि चुप रह कमीनी, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब ये पूरा परिवार तुम्हारा सामना करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। फिर उसका पिता मिसेस लू से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि हमें इस बात का खेद है, हमने ही इसे अपने सिर पर चढ़ा रखा था, इसलिए ये इतना बिगड़ गई है। फिर वह अपने आप को एक छांटा मार लेता है, इसने तो अपने आगे अपनी मान को भी कुछ नहीं समझा। फिर वह बोलती है कि पिताजी। फिर उसका पिता बोलता है कि चुप हो जा कमीनी। फिर वह बोलती है कि आपने देखा ना ये कैसे बात कर रही है, और ये सिर्फ एक अपराध नहीं है। फिर उसका पिता बोलता है, आज से मेरी कोई भी बेटी नहीं है, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। फिर वह उसे अपने पैर से मार करके गिरा देता है और फिर वह हट गया, अपनी घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि आज से इस लड़की का हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है, आज से ये हमारे लिए मर चुकी है। फिर जिया का हस्बैंड बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी गलती थी, मैं इस पर मोहित हो गया था, मैं अब इस कुतिया की बात कभी नहीं सुनूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा विश्वास करो। फिर जिया उसे धक्का दे देती है। फिर वो उसे बड़ी ही प्यार से बोलता है कि मेरी पत्नी, प्लीज़ मान जाओ, मैंने तुम्हें जाने दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और बोलता है कि मैं कभी दोबारा नहीं करूँगा। फिर जिया बोलती है कि मिस्टर वांग सुन रहे हैं ना, देखिए कैसी हैं, एक गिरगिट की तरह अपने चाल बदल रहा है। फिर वह बोलती हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी घुटनों पर बैठी है, और क्या तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहती? पर तुम अभी क्यों नहीं जाना चाहती? फिर उसका पति बोलता है कि नहीं, मुझे प्लीज़ मत छोड़ो, और बोलता है कि मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती हैं कि तुम यह क्या बोल रही हो? फिर उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे वहाँ बहकाया है। और फिर वह बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, आप जो मुझसे कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा। फिर जिया नीचे बैठकर बोलती हैं कि आपको पता है कि आप हमें कैसी लग रही हैं, जैसे एक कुत्ता अपनी धुम हिलाता है ना, बिल्कुल आप वैसे ही लग रहे हैं। फिर उसका पति उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, तभी वांग उसे रोक लेता है और बोलता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। फिर वांग उन दोनों को वहां से जाने को बोलता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक भी कचरा नहीं देखना चाहिए। फिर हम जिया को देखते हैं, वह तीनों लड़कों से बात कर रही होती हैं। वह तीनों एक एक करके बोलते हैं कि फिर उनमें से एक बोलता है कि जिया मुझे अपनी साथ रहने दो। तब दूसरा बोलता है कि मिस्टर जियानबू ने हमसे नहीं बोला था कि मिस्टर वांग से हमें अच्छे से बात करना है। तब उनमें से तीसरा बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं डालूंगा। तब वे सब कुछ न कुछ बहाना करके वहां से चले जाते हैं। तब हम अगले सीन में देखते हैं कि जिया की बेटी को दवा पिला रहा था। तभी उसकी बेटी बोलती है कि अंकल, ये दवा बहुत ही कड़वी है, मैं इसे नहीं खाना चाहती हूँ। तभी वांग बोलता है कि बेटा, अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो जल्दी से ठीक कैसे होगी, और जल्दी से ठीक नहीं होंगी तो तुम अपनी मम्मा की रक्षा कैसे करोगी? फिर वह बोलती है कि मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है और मैं अपने मम्मा की रक्षा करूंगी। तभी वांग बोलता है, थोड़ा सा और दवा ले लो।
तब जिया की बेटी जियो बेहोश हो जाती है। फिर वे दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर वे लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि हमें जल्दी से एक बोन मैरो डोनेटर ढूंढना होगा और यह हमें जल्दी करना होगा क्योंकि उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तभी वह जिया से बोलता है कि जिया, तुम अपना बोन मैरो क्यों नहीं दे देती? तो जिया बोलती है कि मुझे लुकीमिया है, इसलिए मैं नहीं दे सकती और मुझे यह भी नहीं पता कि जियो की असली पिता कौन है। फिर जिया बैंक से बोलती है कि वह प्लीज़ मुझ पर एक एहसान कर दो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिया आप एप्पल काट रही होती हैं, तभी उसके हाथ पर चाकू लग जाता है। फिर जियो बोलती है कि मुझे आपसे दर्द होगा। फिर जिया बोलती है कि नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर दो लड़के फूल लेकर आते हैं। तब जियो उन लोगों को देखकर रोने लगती है। तब जिया बोलती है कि तुम दोनों का भी कभी याद से निकालो। फिर उनमें से एक बोलता है कि हम ये जियो के लिए लेकर आए थे, क्या ये जियो को पसंद आया? फिर जिया बोलती है कि जियो को फूल से एलर्जी है। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर जिसके हाथ में फूल था वह बोलता है कि इसे बाहर लेकर निकलो। तब वह बोलती हैं कि आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ पर एक और दूसरा लड़का आता है और बोलता है कि वह बस अपनी जियो के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। तब वह बोलता है कि मैं आपके लिए खाना बनाकर खिलाया हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और बोलता है कि मुझे पता चला कि प्रवेश दीवार पर कोई भी कार्ड नहीं है मुझे रोकने के लिए, तो मैं अंदर आ गया। और वह जिया का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं इन सब से अलग हूँ। तब हम देखते हैं कि वह बहुत सारी खिलौने लेकर आया होता है। तब जिया बोलती हैं कि आप सच में बहुत डर लग गया, अब तो इनसे भी पागल हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिया अपने हस्बैंड के घर जाती हैं और उसका कॉलर पकड़कर पूछती हैं कि जियो का असली पिता कौन है। तब वह बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर जिया बोलती हैं कि ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें याद करने का मौका देती हूँ। तब उसकी गार्ड उसके पति के ऊपर पिस्टल तान देते हैं। तब वह बोलता है कि रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। तब वहाँ जिया के हस्बैंड से बोलता है कि तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर जिया का हस्बैंड बताता है कि मुझे पेडिग्री होटल में बुलाया गया था और मुझे 5 मिलियन दिए थे मेरा मुंह बंद रखने के लिए, और मैंने उस समय पेडिग्री होटल में तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर वह अपने पैंट में ही पेशाब कर देता है और जिया सोचती हैं कि लगता है सच में इसे कुछ नहीं पता। फिर वह बोलती हैं कि बकवास करना बंद करो। फिर उसे वह एक पेपर देती हैं जो कि डिवोर्स के पेपर होते हैं। फिर वह बोलता है कि ये डिवोर्स के पेपर? फिर वह बोलती हैं कि हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है और इस बार मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। फिर उसका पति उसके सामने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं उस कुतिया के बहकावे में आकर तुम्हें धोखा दे रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों पति पत्नी हैं ना, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। फिर जिया टेबल से चाकू उठाती है और उसके पैर पर मार देती हैं और फिर बोलती हैं, ये तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। फिर वह उसके गर्दन पर चाकू रख देती है। फिर उसका पति बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? फिर वह उसे बोलती है कि तुम सिग्नेचर करोगे या मरना पसंद करोगे? फिर वह बोलता है कि मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। फिर जिया का हस्बैंड जिया से बोलता है कि हम इतने सालों से एक साथ हैं तो तुम्हें मुझे समझना होगा। फिर जिया बोलती है कि हाँ, तुम्हें समझना ज़रूर पड़ेगा और अब मैं तुम्हें एक आवारा कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी दूंगी। फिर वह बोलती है कि ये घर छोड़ने के लिए आपको जल्दी ही कोर्ट से नोटिस आ जाएगी। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, और बोलती है कि तुम अपंग कैसे हो गए, मैं तो गिर ही गई। फिर वह उसकी चोट पर और चोट देने लगती है, उसके साथ बहुत ही बदतर सलूक करती है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस परिवार से नहीं निकाला गया था, तुमको खुद गई थी। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि उस कुतिया को अपने सुंदरता पर बहुत घमंड है ना। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि यह मत बोलो कि वह लू परिवार की बड़ी बेटी है और सबसे अमीर भी है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये बात कोई और कहता तो मैं मान भी नहीं सकती थी, लेकिन क्या ये तुम कह रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि मिस लू कोई और है? और बोलती है कि मैं मिस लू को अच्छे से पहचानती हूँ क्योंकि हम दोनों विदेश में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और बोलती हैं कि जिया की असली तस्वीर को भी नहीं पहचानते हैं, वह फ़ोटो अभी 6 साल से 25 लाख में बिक रही है। फिर हम देखते हैं कि जिया का एक्स हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि जिया उसकी असली बेटी नहीं है, उसकी असली बेटी मैं हूँ। तभी वो दोनों जिया को मारने का प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि हम उसे मार देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर जिया को कार से धक्का देने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो चारों भी होते हैं और फिर जब वो उसे कार से मारने की कोशिश कर रहे थे तब वांग वहाँ आ जाता है और जिया को बचा लेता है, लेकिन वांग का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं और जिया पूछती है कि डॉक्टर क्या हुआ?
तभी डॉक्टर बोलता है कि हमने बहुत कोशिश की। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी अंदर से नर्स एक डेड बॉडी लेकर आती है और जिया उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक औरत वहाँ आती है जो कि बहुत फूट फूट कर रो रही होती है, जिसे देखकर हमारी जिया शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी नज़र वांग पर पड़ती है जिसकी टांग टूट गई थी, जो कि वह मेरे चेहरे पर था। फिर जिया उसके पास भागकर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक्सीडेंट वाली रात, जब वह उसकी गोद में पड़ा था। तब वह बोला था कि उसे रात में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट वहाँ से लेकर आ रहा होता है और कहता है कि आपको जो है ना लू परिवार की बेटी ने रख दिया है, इसीलिए आप फीमेल के साथ इंटीमेट हो गए थे। फिर वह बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता हूँ। इसके बाद वह कहता है कि मैं जुगाड़ करता हूँ। फिर वो वांग को एक रूम में छोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ पैर में पट्टी लगी हुई थी। फिर जिया वांग के फॉरहेड पर किस करती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लू परिवार की बेटी आकर उसके सिर पर डंडा मार देती है। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुझे लाइक करती थी लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद जिया वांग से बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर हो, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। फिर वांग अपनी चोट का दर्द होने का बहाना करने लगता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद जिया वांग को रूम में ले आती है। फिर जिया के पास कॉल आता है कि वो लोग पकड़े गए। अब हमारे बाकी के 3 लड़के आते हैं, उनके एक्स हस्बैंड को लेकर आते हैं। तभी उसका एक्स हस्बैंड बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो ये सब मानने से इनकार कर देता है। तब उसे सीसीटीवी फोटोज़ दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद उसके एक्स हस्बैंड को लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की जगह जगह छुप छुप के घूम रही थी, क्योंकि जगह जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे और पुलिस उसे ढूंढ रही थी, वो पोस्टर देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम जिया और वांग को देखते हैं जो कि अस्पताल में होते हैं। जिया बोलती हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। तभी वांग बोलता है, जिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो बोलती हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। तब वांग बोलता है कि जियो की हालत में अब और देरी नहीं की जा सकती। अगर तुम्हें जियो का बायोलॉजिकल पति मिल जाए तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी। जिया बोलती हैं कि वांग, क्या आप जानते हैं कि वो इतने सालों से करियर के बहाने भागते चले आ रहे हैं। उसने कभी जियो की परवाह नहीं की और न ही कभी मुझे पैसे दिए, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैं कभी नहीं झुकूंगी और मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। फिर वांग बोलता है कि मुझे पता है कि इतने सालों से आपको और जियो को बहुत सी समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं। तब जिया बोलती हैं कि आपको इससे क्या लेना देना। मैं आधी थी कि इतने साल चले गए, वो जानता था कि मुझे धोखा दिया जा रहा था, लेकिन उसने कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा, कभी मेरे या फिर जियो के सामने कभी नहीं आया। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप उसे माफ़ कर देते। तब वहाँ पर एक नर्स के रूप में उसकी गर्लफ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम्हें उस नकली अमीर लड़के की बहुत परवाह नहीं है ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगी क्या। मैं उस नकली अमीर लड़की को नहीं मार सकती। फिर वह बोलता है, फिर आपको मेरे साथ कैसा लगता है। फिर जिया बोलती है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं। फिर वह बोलता है कि दरअसल आप हमेशा ऐसे ही मेरे दिल में हैं। ऐसा मेरे पिता की मेरी टीचर से शादी करने की वजह से नहीं है, वह सिर्फ एक बिजनेस की कारण है, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जब तुम्हारा एक्स पति तुम्हारे ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो तब तक मेरी सांसें बंद हो चुकी थीं। अगर तुम मर जाती तो फिर यह कभी नहीं बुझती। फिर जिया घबराती है और बोलती है, क्या तुम कुछ मत बोलो, मुझे कुछ काम याद आ गया। फिर वह वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसका वह हाथ पकड़ लेता है। उसे लगा कि उसके हाथ से फिर से वही लग गई। तो वह बोलती है कि मैं तुम्हें फिर से चोट पहुंचा दूंगी, मुझे माफ़ करना। तो मैं कहीं लगी तो नहीं। फिर वह जिया को किस कर लेता है। तभी जिया उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन वह रुक जाती है। फिर वांग बोलता है कि तुम देखो, मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ। फिर जिया बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ जिया के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि ये गहरी सांस लो और तुम सोचो, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। तब जिया बोलती है कि मैंने आज तक तुम जैसे बेवकूफ़ लड़के को नहीं देखा। फिर वह बोलता है कि मैं पहले बहुत ही घमंडी हुआ करता था, इसलिए मैं किसी भी लड़की को बहाने देता था, और मैं आज तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। अगर मैं कभी मर भी जाऊँ तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। तब जिया उसे चुप करा देती है और बोलती है कि आगे से ऐसा कुछ मत बोलना। फिर वांग जिया को हक कर लेता है। तभी जियो उठ जाती है और बोलती है कि अंकल, आप मेरी मम्मी को क्यों पकड़ रहे हो।
फिर जिया बोलती हैं कि बेटी, अंकल आपकी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, वैसे ही अंकल भी मुझे हक कर रहे थे। तब जियो बोलती है कि आप मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब वहाँ वो बोलते हैं कि हाँ, मैं आपका पिता बनना चाहता हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तब जियो बोलती है, तुम मुझे या मेरी मम्मी को धमकाओगे तो नहीं? तब वह बोलता है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की रक्षा करूंगा, ठीक है? तब वहां पर नर्स आती हैं और जियो बोलती हैं कि फिर से एक इंजेक्शन। फिर वह नहीं सोचती कि कुतिया अब ये वांग को भी फंसाएगी। फिर वह जियो को इंजेक्शन देने आती है तो जियो बोलती हैं कि सिस्टर, आप इसे आसानी से पकड़ सकती हैं क्योंकि आज सर में दर्द नहीं है। तभी जिया उसकी आवाज़ सुन लेती हैं और सोचती हैं कि आवाज़ तो सुन जानी पहचानी लगती है। फिर वह समझ जाती हैं कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है। तब वह उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देती है। फिर वह लड़की बोलती है कि आदमी नहीं हूँ, मैं इस आदमी का आज इलाज करने जा रही हूँ। तब जिया बोलती हैं कि यह अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं, और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। फिर वह लड़की बोलती है कि मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती थी। मैं तो लू परिवार की उत्तराधिकारी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे पद से मुझे हटा दिया गया और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब वह लड़की मंग को पीठ पर मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वह एक कमरे में ले जाया जा रहा होता है। तब जिया से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर जिया बोलती हैं कि तुम्हारा अभी मरने का कोई समय नहीं आएगा, नहीं हो सकता। तब वांग बोलता है कि 6 साल पहले जिस होटल में वह लड़का था, वह लड़का मैं ही था। यह सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती हैं और मैं जियो का बायोलॉजिकल फादर हूँ। मैं 6 साल पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन मुझे मिस एन द्वारा धोखा दिए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे एक नशीला पदार्थ दिया, इसलिए मेरे एक एम्प्लॉई ने एक महिला की व्यवस्था की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह महिला आप थीं। फिर जिया बोलती हैं कि अगर मुझे पता होता। फिर वह बोलता है कि मुझे चोट लगी और मेरी याददाश्त खो गई, अन्यथा मैं आपको और जियो को कभी नाजायज़ नहीं होने देता। फिर मैं आपसे अनेकों बार मिलने आया, लेकिन मैंने आपको बताने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि आप खुश हैं। मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर जिया बोलती है, तुम बेवकूफ़ और मैं भी। फिर वह बोलता है कि मैं आपको और जियो को भविष्य में बहुत खुश रखना चाहता हूँ। तुम यह मत सोचो कि पिछले 6 साल कितने कठिन रहे। फिर वांग बोलता है, मुझसे वादा करो। फिर जिया बोलती है, तुम मेरी एक बात सुनो, तुम्हें मेरे पास जीवित वापस आना होगा, तुम्हें जीवित रहना होगा। अगर तुम जीवित रहे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था। फिर जिया बोलती है कि अगर तुम मर गए तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, हो सकता है कि वह आदमी तुम्हारे जितना अच्छा ना हो। फिर वह मुझे मारेगा, वह आपकी बेटी को मारेगा। फिर वांग बोलता है कि हाँ, मैं जीवित वापस ज़रूर आऊँगा। फिर जिया कहती हैं, तुम अवश्य जीवित आने चाहिए। फिर हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही होती है। फिर जिया के पापा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वांग बोलता है कि आप इस शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर जियो बोलती है कि मम्मा तो हर दिन अच्छी लगती हैं, लेकिन आज का दिन मम्मा के लिए बहुत खास है, इसलिए सुंदर लग रही हैं। फिर वहाँ पर वे तीनों आते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि मुझे भविष्य में घुटनों पर बैठना पड़ेगा। हाँ, भले ही वह मेरी जितनी प्यारी नहीं है, क्या आप मुझ में फिर से विचार कर सकती हैं? बस, बस इतना ही काफ़ी है। फिर वे लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। फिर वहाँ के मैनेजर से बोलते हैं कि आप हमारी ब्राइडल को प्रपोज करो। फिर वह जिया को प्रपोज करता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम मेरे हमेशा दिल में रहती हो। मुझे पता है कि यह दिन बहुत लेट हो गया, लेकिन आने वाला दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खास बनाऊंगा और मैं इस मोमेंट का 12 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वह बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर जिया वांग को हाँ बोल देती है। फिर हमारी यहाँ भी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइज़, आपको हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।